तो आगे बढ़ते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखो आप। अच्छा, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे को पता नहीं है कि ये क्या है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो कर चुके थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रहा था, तो उसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। आज हम कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 23 से 28 तक तो मैं ये करवा रहा हूँ। तो पहले आप पीडीएफ डाउनलोड करके खुद ब खुद ट्राई कर लीजिए एक बार, और सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर फिर भी किसी में दिक्कत आए तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए। तो 23वां क्वेश्चन देखो क्या कह रखा है। अच्छा, अगर आपने एग्जाम्पल्स नहीं देखे ना तो एग्जाम्पल्स जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बिना फिर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे आपको। ठीक है, आप वीडियोस में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, क्या बोला है कि मान लीजिए कि ए बी और सी कोई समुच्चय है, तो सिद्ध करो कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। हमें इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे करेंगे सिद्ध देखो। तो मैं मान लूँगा, माना कोई एक एलिमेंट है एक्स जो बिलोंग करता है इससे, किससे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। ठीक है, और इसको अब हम सॉल्व करते जाएंगे और हमारा लक्ष्य होगा कि हम यहाँ तक पहुँच जाएं। ठीक, कैसे करेंगे। तो एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है और, मैं बेसिकली इसको हिंदी में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना। बी, यूनियन का मतलब होता है या, सी, मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स जो है बिलोंग करता है ए और बी, ए और बी ले लो, ऐसे ही ए और सी ले लो। ठीक है, बीच में ये लगा दो निशान या। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि एक्स जो है वो ए और बी से बिलोंग करता है या ए और सी से बिलोंग करता है, ये मतलब हो गया इसका। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। एक्स बिलोंग करता है ए और बी, और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ना। तो ए इंटरसेक्शन बी, या का मतलब क्या होता है, यूनियन ए और सी का मतलब ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ से चले थे यहाँ पहुँच गए। ठीक है ना, यहाँ से चले थे यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका सबसेट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। ये इसका सबसेट है। बात क्लियर होगी। चलो जी, अब इसी तरीके से हमने सबसेट सिद्ध कर दिया। अब हम इस यहाँ से चलेंगे और यहाँ पहुँचेंगे, हम इसको इसका सबसेट दर्शाएंगे जैसे हमने एग्जाम्पल्स में किया था। तो मैं लिखूंगा, माना एक्स कोई एक एलिमेंट है, एक्स ले लो या फिर कोई दूसरा एलिमेंट ले लो, वाई ले लो, चलो। ठीक है ना, वाई कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी से। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलूँगा और इसके जैसा दिखा दूंगा। ठीक है, तो वाई जो है ये बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा प्रोसेस करना है, यहाँ से आप देख के कर लो चाहे, इसका बस जैसे जैसे उल्टा है ना वैसे वैसे करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए और बी, है ना। यूनियन का मतलब होता है या ए और सी। ठीक है, तो वाई जो है ये बिलोंग करता है, अब ये देखो ये तो आपका खुला हुआ है एक प्रकार से, इसको बंद कर देते हैं, है ना। या फिर आप समझ लो कि ए और इसमें भी आ रहा है, ए और इसमें भी आ रहा है, तो एक प्रकार से ए और को कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया बी, यहाँ पे क्या बच गया सी, यहाँ लिख दो बी या सी ऐसे। नहीं तो आप उल्टे प्रोसेस चलते जाओ, वहीं आ जाओगे। वाई बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ से चले थे यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये इसका सबसेट है ए यूनियन बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी है सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, है ना। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, एक दूसरे के सबसेट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बराबर है, अतः ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
आसान था, ठीक है ना। हमें वैसे पता है कि ये इसके बराबर ही होता है, जब आप इसको खोलते हो तो इसके बराबर ही आता है, वेन डायग्राम से भी पता है, लेकिन हमें इसको जनरल वे में प्रूफ करना होता है, मतलब ऐसा दिखाना होता है प्रूफ करके। तो हम इसको कैसे प्रूफ कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इसका कोई एक एलिमेंट है एक्स जो इसमें बिलोंग करता है, फिर हमने इसको सोल्व करते करते ऐसे दिखा दिया कि वो एलिमेंट इसके अंदर भी बिलोंग करता है, यानी ये इसका सबसेट हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे किया, ये इसका सबसेट दर्शा दिया, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर होंगे। ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए भाई 24वां क्वेश्चन देख लो आप, क्या क्या रखा है। अब आपके वेन डायग्राम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और अब क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्या क्या रखा है कि 100 विद्यार्थियों में से 15 अंग्रेजी, 12 गणित और 8 विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। 100 स्टूडेंट थे, उसमें से 15 तो अंग्रेजी में पास हो गए। 100 स्टूडेंट थे, उसमें से 15 तो अंग्रेजी में पास हो गए, 12 मैथ में पास हो गए और 8 साइंस में पास हो गए। 6 लोग अंग्रेजी और गणित में, सॉरी, 6 लोग अंग्रेजी और गणित में, 7 अंग्रेजी और विज्ञान में, 4 अंग्रेजी और विज्ञान में, ठीक है, 4 तीनों विषयों में पास हुए। हमें ज्ञात करना है, हमें ये पॉइंट ज्ञात करना है कि भाई कौन कौन से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी और गणित में पास हुए लेकिन विज्ञान में पास नहीं हुए, है ना। ऐसे ही गणित और विज्ञान में पास हुए लेकिन अंग्रेजी में नहीं हुए। केवल गणित में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, केवल एक से अधिक विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली वेन डायग्राम बनाओ और आपका आंसर लिख दो, कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अपन यहाँ पे बना लेते हैं भैया वेन डायग्राम, सुंदर सा, ठीक है। तीन विषय हैं, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। तो ये मान लो अंग्रेजी हो गया, ये आपका हो गया गणित, और ये आ गया आपका विज्ञान। अंग्रेजी के लिए ए शब्द यूज कर लेता हूँ, गणित के लिए जी, और विज्ञान के लिए वी, और ये आपका यूनिवर्सल सेट है ही, ठीक है। अच्छा पीछे से लगते हैं बिल्कुल लास्ट से। 4 जो है तीनों विषयों में पास हुए, तो 4 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, एक कॉमन पार्ट होता है ना तीनों का। 4 जो है अंग्रेजी और विज्ञान में पास हुए, अंग्रेजी और विज्ञान में, अंग्रेजी और विज्ञान में कितने व्यक्ति पास हुए, 4। 4 तो आ ही चुका है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। नहीं समझे, 4 तो आ ही गए ना, तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, 0 लिख दो या फिर खाली छोड़ दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 7 गणित और विज्ञान में पास हुए, 7 जो है गणित और विज्ञान में, 7 गणित और विज्ञान में पास हुए, 4 आ ही चुके हैं, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 3 लिखें, ताकि टोटल क्या हो जाए, 7 हो जाए। 6 अंग्रेजी और गणित में पास हुए, अंग्रेजी और गणित में पास होने वाले 6 हैं, 4 तो आ ही गए, तो कितने लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2 लिखूंगा, ठीक है। 8 जो है विज्ञान में पास हुए, 8 विज्ञान में पास हुए, इसका मतलब इसके अंदर जो है टोटल मिलाकर 8 आएगा, टोटल मिलाकर कितने आएंगे, 8। 7 तो आ ही चुके हैं, कितना बच गया, 1, ठीक है। 12 गणित में पास हुए, इसके अंदर टोटल मिलाकर के 12 आएंगे, कितने आएंगे भैया, 12। तो 4 2 6 और 3 9 तो आ ही चुके हैं, आने 12 यानी 3 बच गए। 15 अंग्रेजी में पास हुए, यानी इसके अंदर टोटल मिलाकर के 15 आएंगे, कितने आएंगे भैया, 15। 6 तो आ ही चुके हैं, कितने बच गए, 9 बच गए। इस तरीके से वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है। वेन डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं लिखना आपने, है ना। चाहो तो आप ऐसे शब्द लिख सकते हो कि माना ए अंग्रेजी, जी गणित और वी विज्ञान को दर्शाता है, ऐसे लिख सकते हो। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पे है कि आप क्वेश्चन सोल्व करें, कैसे लिखना है वो आप अपने आप जान जाएंगे। 10वीं तक मैटर करता था, है ना, आगे मैटर करेगा, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए आपको, प्रैक्टिस करनी है ना आपने। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखो। फर्स्ट पार्ट क्या आपका, अंग्रेजी और गणित परंतु विज्ञान में नहीं। हमें ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जो अंग्रेजी और गणित में तो पास हो गए लेकिन विज्ञान में पास नहीं हुए, विज्ञान में पास नहीं हुए। बताओ भाई, सिर्फ अंग्रेजी और गणित में पास हुए मतलब, है ना, अंग्रेजी और गणित में सिर्फ, सिर्फ अंग्रेजी और गणित का मतलब ये वाले, ये 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंग्रेजी और गणित में पास हुए हैं, विज्ञान में नहीं हुए हैं। बस सुनना कि ये 4 अगर ये अगर तुम इस 4 को भी जोड़ोगे तो 4 तो वे आगे जो अंग्रेजी गणित और विज्ञान तीनों में पास हुए हैं, लेकिन अगर तुम 2 को देखोगे ना तो 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी और गणित में पास हुए हैं। तो इसका आंसर आ गया जी आपका 2। डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, एग्जाम में भी आ जाए, वेन डायग्राम बनाओ, डायरेक्टली आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर बस लाइन लिख देना कि भैया यहाँ पर ए, जी और वी क्रमशः अंग्रेजी, गणित और विज्ञान को दर्शाता है। उसके बाद अपने डायरेक्टली आंसर लिखने होते हैं, कुछ और ज़्यादा रामायण नहीं लिखनी होती, ठीक है। लिखना चाहो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लिखते नहीं जनरली।
गणित और विज्ञान में पास हुए लेकिन अंग्रेजी में पास नहीं हुए। देखो भाई, सिर्फ गणित और विज्ञान में, सिर्फ और गणित और विज्ञान मतलब ये वाला पोर्शन। कौन से वाला भैया? ये वाला पोर्शन। कितने हैं ये? 3 है, आंसर लिख दो 3। समझ लो वेन डायग्राम से कितना आसान हो गया। केवल गणित में पास हुए, केवल गणित का मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला। ये ऐसे व्यक्ति हैं आएंगे, ऐसे बच्चे आएंगे इसमें जो केवल और केवल गणित में पास हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3। ठीक है। केवल एक से अधिक विषयों में पास हुए हैं। केवल एक से अधिक मतलब ऐसे ऐसे हमें विद्यार्थियों की संख्या पता करनी है जो एक से ज़्यादा विषयों में पास हुए हैं। एक से ज़्यादा विषयों में, है ना। एक वाले काउंट नहीं करने हैं, एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा मतलब या तो 2 विषयों में पास हुए या 3 विषयों में। तो कौन कौन से हो गए? एक तो ये हो गया 2 वाला, इसको मैं थोड़ा सा कर दूँ। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये तो है ही नहीं, खाली है मतलब। 4 3 7 8 9, 9 ऐसे बच्चे हैं जो एक से ज़्यादा विषयों में पास हुए हैं। ठीक है ना। तो भैया कितने बच्चे हैं भैया? 9। ये आपके आंसर हो गए। आसान था। ऐसे ही आपने करना है, सिंपल। वेन डायग्राम बनाओ, आंसर लिखो, काम खत्म। हाँ, अगर आप आइडेंटिटी का यूज़ करके करते हैं ना, इसको उलझ जाते हैं आप खाम खा। ठीक है, चलिए अब आइए आप अगले क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं अब। 25वां, 26वां, 27वां और 28वां, चारों क्वेश्चन को खुद ट्राई करें पहले, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, साफ सीधी स्पष्ट बात। ठीक है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन खुद ब खुद करने चाहिए अब, कि कुछ है ही नहीं, कुछ अलग है ही नहीं। वेन डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन निकालो, वेन डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन निकालो, सिंपल। वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपने क्वेश्चंस निकालो। चलिए जी, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई भी बच्चा वीडियो नहीं देख रहा होगा। ठीक है। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, सुन लो मेरी बात थोड़ी सी। भाई किसी बच्चे का हो सकता है कि कोई क्वेश्चन दिक्कत आ जाए, वो चेक चेक करने लग जाए कि आंसर ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए वो चेक कर सकता है। बाकी आपको ये क्वेश्चन खुद ब खुद करने हैं अब। ठीक है, देखो 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 60 विद्यार्थियों की कक्षा है, उसमें 25 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 20 टेनिस खेलते हैं। 10 विद्यार्थी दोनों गेम खेलते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जो इन दोनों गेमों में से कोई भी नहीं खेलता। ठीक है जी, वेन डायग्राम बना लेते हैं सुंदर सा। तो इसके अंदर 2 सेट है ना, तो 2 गोले बना लो। एक आपका क्रिकेट और एक आपका टेनिस, है ना। तो पहले देखो लास्ट से चालू करते हैं ना। 10 विद्यार्थी, दोनों विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। 20 विद्यार्थी ऐसे जो टेनिस खेलते हैं, टेनिस खेलने वाले टोटल मिलाकर के 20 हैं, यानी इस गोले के अंदर टोटल 20 आएंगे। 10 तो आ ही चुका है, 10 बच गए। और 25 विद्यार्थी ऐसे जो क्रिकेट खेलते हैं, 10 तो आ ही चुका है। अब कितने बच गए यहाँ पे? 15 बच गए भैया, तभी तो 25 होगा। और कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। 60 में से अगर देखो तुम, 15 10 25 तो 35, 35 इस अट्ठे के अंदर आ चुके हैं, है ना। 35 इस अट्ठे के अंदर आ चुके हैं। टोटल है 60। 60 में से 35 घटा दो। 60 में से 35 घटाना कितना हो जाता है? 25, यानी 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, है ना। ये 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते तो हैं भाई। हो सकता है सिर्फ क्रिकेट खेलें, हो सकता है सिर्फ टेनिस खेलें, या फिर दोनों गेम खेलें। लेकिन ये 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, और वही हमें बताना है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं? 25 हैं। सिंपल अपना आंसर लिख दो, 25। ठीक है, और कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं मत लो। वेन डायग्राम बनाया, आंसर लिखा, काम खत्म। ठीक है जी, चलिए। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखो आप। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है ना। आपको ये थोड़ी दिखाना है किसी टीचर को कि मैं कैसा लिख रहा हूँ कैसा नहीं लिख रहा, वो नहीं मैटर करता, प्रैक्टिस करनी है इनकी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि खुद ब खुद करो। ठीक है, अभी जब मैं बार बार बोलता हूँ ना कि खुद ब खुद करो, खुद ब खुद करो, खुद ब खुद करो, कई स्टूडेंट को दिक्कत होती है, सर इतनी बार क्यों बोल रहे हो, लेकिन आपके ही भविष्य के लिए बोल रहा हूँ। बोला कि किसी विद्यालय के 200 विद्यार्थियों के, कोई विद्यालय है उसमें 200 स्टूडेंट्स हैं, उन पर सर्वे किया गया। ठीक है जी, और हमें ज्ञात हुआ कि 120 विद्यार्थी तो गणित पढ़ते हैं शायद, हाँ, और 90 विद्यार्थी भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, 70 पढ़ते हैं भैया रसायन विज्ञान, 40 ऐसे हैं जो गणित और भौतिक दोनों पढ़ते हैं, 30 ऐसे हैं जो भौतिक और रसायन दोनों पढ़ते हैं, 50 ऐसे हैं जो रसायन और गणित दोनों पढ़ते हैं, 20 ऐसे भी हैं जो कुछ ना पढ़ते भैया,
है ना। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जो इन तीनों को ही पढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या इंटरसेक्शन को बताना है, ध्यान से समझना। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। 3 सेट है बेटा, एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया और एक ये सेट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हमें इसको बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि साफ साफ दिखेगा नहीं आपको। हम्म, लो जी बनाते हैं फिर। 2 मिनट रुकिए, शांति दीजिए हैं। ठीक है, इसको एक बार मैं बना दूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे बनाना पड़ेगा। अब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद फ़ोटो खींच लें, आगे काम आएगी ना अगले क्वेश्चंस में। चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये वाला पोर्शन भरते थे ना। 3 सेट है हमारे पास, एक है गणित, एक है आपका भौतिक विज्ञान और एक है आपका रसायन विज्ञान। सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन भरते थे हम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अब ये पोर्शन दे ही नहीं रखा, ये तो आपसे पूछ रखा है। तो आप क्या कर लो, इसको एक्स मान लो। क्या मान लो आप, एक्स मान लो। ठीक है, अब लास्ट से पढ़ने लग जाओ। बोला कि 20 ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, ना तो गणित पढ़ते, ना भौतिक विज्ञान ना पढ़ते, ना रसायन विज्ञान पढ़ते। तो 20 कहाँ आएंगे, इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके यहाँ पे कहीं पे आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20। मतलब 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस पोर्शन में आते हैं। कौन से पोर्शन में, इस पोर्शन में, समझ रहे हो, ये इस पोर्शन में। थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगा। इस पोर्शन में 20 विद्यार्थी आते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते, ना गणित, ना भौतिक विज्ञान, ना रसायन विज्ञान। ठीक है, इस पोर्शन में 20 विद्यार्थी आते हैं। ठीक है जी, इसको देते हैं मिटा। ठीक, 50 ऐसे हैं। हाँ अब देखो, बोला 50 ऐसे हैं जो रसायन विज्ञान और गणित दोनों पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान और गणित, रसायन विज्ञान और गणित, इन दोनों को पढ़ने वाले कितने हैं भैया, 50 हैं। इसमें से एक्स तो आ ही गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 माइनस एक्स। 50 माइनस एक्स, बस समझा कि इनको जोड़ कर देख लो, चाहे इनको जोड़ोगे तो 50 ही आएगा ना। ये चीज़ होगी। 30 ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। 30 ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी इसके अंदर टोटल मिलाकर के 30 आएंगे। एक्स तो आ ही चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 माइनस एक्स। ठीक है, 40 ऐसे हैं जो गणित और भौतिक विज्ञान दोनों को पढ़ते हैं। गणित और भौतिक विज्ञान को पढ़ने वाले कितने, 40, यानी इस पॉइंट के अंदर, इस पार्ट के अंदर टोटल मिलाकर 40 आएंगे। एक्स तो आ ही चुके हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 माइनस का एक्स। ठीक है, 70 जो है वो रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। 70 जो है वो रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, मतलब इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर टोटल मिलाकर के 70 आएंगे, है ना। अब आ कितने चुके हैं, ये आ चुके हैं। तो 70 में से इन तीनों को जोड़ करके घटा दो। नहीं समझे, 70 में से इन तीनों को जोड़ करके माइनस कर दो ना भैया। तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ूंगा तो मैं, 50 से 30 80, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लो। 70 माइनस का 80 प्लस का एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। 70 में से 80 गया, माइनस का 10 प्लस का एक्स, यानी ये इस पोर्शन में मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 10 प्लस का एक्स। नहीं समझे, वापस समझो।
70 ऐसे हैं जो रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। अब इस सर्कल के अंदर टोटल मिलाकर के 70 आएंगे, है ना। अब इतने आ चुके हैं, कितने बच जाएंगे? तो हम क्या करेंगे, 70 में से इनको जोड़ करके घटा देंगे। वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। एक और बार समझाता हूँ वापस से। देखो, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 90 ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, यानी इस भौतिक विज्ञान के जो सर्कल है ना, इसके अंदर टोटल मिलाकर के 90 आएंगे भैया। कितने आएंगे? 90। ये तो आ ही चुके हैं इसके अंदर, तो 90 में से इनको घटा दो। 90 में से इनको जोड़ करके घटा दो भैया। किनको? 30 माइनस एक्स, एक्स और 40 माइनस एक्स, इनको जोड़ लो। कितना हो जाएगा? 40 और 30 70। 70 माइनस एक्स प्लस एक्स तो कट जाएगा, है ना। यहाँ पे माइनस एक्स बच गया, 70 माइनस एक्स हो गया ये। तो इसको सोल्व कर लो, 90 माइनस 70 प्लस का एक्स, यानी कि 20 प्लस एक्स हो गया। इस पोर्शन के अंदर 20 प्लस एक्स आ गए। बस भाई 120 ऐसे हैं जो गणित पढ़ते हैं, यानी इस सर्कल के अंदर 120 आएंगे। इस सर्कल के अंदर कितने आएंगे टोटल मिला करके? 120 आएंगे। अब ये तो आ ही चुके हैं, तो 120 में से इनको जोड़ करके घटा दो। 120 में से इनको जोड़ लो, 50 से 40 तो 90 हो गया, ये कट गए। ये आ गया अपना 90 माइनस एक्स। तो 120 में से 90 गया 30 प्लस का एक्स बच जाएगा, ऐसे। ठीक है ना। वापस समझो, हमने इसको एक्स मान लिया क्योंकि सबसे पहले पोर्शन यही बढ़ते हैं। अब ये दे नहीं रखा था तो इसको एक्स मानना पड़ा, तो इसको एक्स मान लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी पोर्शन भर लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 200 विद्यार्थी हैं टोटल इस यूनिवर्सल सेट के अंदर। 200 विद्यार्थी आएंगे, यानी अगर मैं इन सबको जोड़ लूँ, इनको जोड़ लूँ और 20 को जोड़ लूँ, तो इसके अंदर टोटल मिला करके 200 स्टूडेंट होंगे। बस इनको जोड़ करके बराबर 200 लिख दो, वहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पता चल जाएगा आपको कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो तीनों विषयों को पढ़ते हैं। ठीक है ना। लिखोगे कैसे? तो सबसे पहले तो आप ये लिख दो ना, माना तीनों विषयों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक्स है, क्योंकि इसको आपने माना है ना, इसको लिखना जरूरी हो जाता है। तीनों विषयों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक्स है। विद्यार्थियों की संख्या एक्स है। ठीक है। अच्छा, तो वेन आरेख से, वेन डायग्राम से हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं इन सब का टोटल कर लूँ, इसका मतलब सबका टोटल कर लूँ, तो इसका टोटल जो है वो 200 के बराबर आएगा, है ना। लिख दो फिर, 30 प्लस एक्स प्लस में 40 माइनस एक्स प्लस में एक्स प्लस में 50 माइनस एक्स, ये ले लिया मैंने सारा। 30 प्लस एक्स, 40 माइनस एक्स, एक्स 50 माइनस एक्स, इसको ले लो 20 प्लस एक्स, 30 माइनस एक्स माइनस 10 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम सीधा लिख देना, ठीक है। प्लस में 30 माइनस एक्स माइनस का 10 प्लस का एक्स, ठीक है। प्लस में 20 भी जोड़ लो, बराबर कितना है जी? 200 है। कुल मिलाकर के व्यक्ति कितने हैं? 200 हैं। ठीक है। अब काटा पिटाई करते हैं, माइनस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का एक्स माइनस का एक्स, है ना, माइनस का एक्स प्लस का एक्स। ठीक है। 30 और 40 70, 70 50 120, 120 और 20 140, 140 और 30 170, 170 में से 10 गया 160, 160 20 180 हो गया। 180 प्लस एक्स बराबर हो गया 200 के। 180 वहाँ ले जाओ भैया, तो ये आपका आ जाएगा एक्स बराबर 20। कितना आ गया? एक्स बराबर 20, यानी 20 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों विषयों को पढ़ते हैं। बात क्लियर होगी? 20 विद्यार्थी, 20 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों विषयों को पढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्लियर है बात? ऐसे करना था। ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 27वां क्वेश्चन। वापस कॉपी करना पड़ेगा। देखो,
बोला कि किसी शहर के 10,000 परिवारों के बारे में ज्ञात होता है कि 40% परिवार जो हैं वो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, ठीक है। 20% ऐसी फैमिलीज हैं जो बी पढ़ती हैं, 10% ऐसी फैमिली है जो समाचार पत्र सी पढ़ती हैं, 5% ऐसे हैं जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं, 3% ऐसे हैं जो बी और सी दोनों पढ़ते हैं, 4% ऐसे हैं जो ए और सी दोनों पढ़ते हैं खरीदते हैं की बात हो गई, 2% ऐसे हैं जो तीनों ही समाचार पत्र को खरीदते हैं। हमें उन परिवारों की संख्या ज्ञात करनी है जो केवल समाचार पत्र ए खरीदते हैं और ए और बी में से ए बी सी में से कोई भी समाचार पत्र नहीं खरीदता है। वेन डायग्राम बना लो और आसानी से सोल्व कर लो इसको। कैसे? देखो, तो ये हमने बना दिया एक सुंदर सा वेन डायग्राम, ठीक है। ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या बोल रखा है? लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 2% ऐसे हैं जो दिनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी 2% तो यहाँ पे आ गया, 2 लिख देता हूँ, 2% समझ लेना इसको, ठीक है। अच्छा, 4% ऐसे हैं जो ए और सी दोनों खरीदते हैं, ए और सी दोनों खरीदने वाले कितने हैं? 4, मतलब इस पोर्शन के अंदर 4 आएंगे, 2 तो आ ही चुका, 2 रह गया। ऐसे 3 ऐसे हैं जो बी और सी दोनों खरीदते हैं, इन दोनों पोर्शन बी और सी के इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी इस पोर्शन के अंदर 3 आएंगे, 2 आ ही चुका, कितना बच गया? 1 बच गया। 5 ऐसे हैं जो ए और बी दोनों खरीदते हैं, 5 ऐसे हैं जो ए और बी दोनों खरीदते हैं, मतलब इस पोर्शन के अंदर टोटल मिलाकर के 5 आएंगे, 2 आ ही चुका है, कितना बच गया? 3 बच गया। 10 ऐसे हैं जो समाचार पत्र सी खरीदते हैं, 10 ऐसे हैं जो सी को खरीदते हैं, तो 5 तो आ ही गया, कितना बच गया? 5 बच गया। 20 ऐसे हैं जो बी को खरीदते हैं, 20 ऐसे हैं जो बी को खरीदते हैं, इसमें से 6 तो आ ही गया, कितना बच गया? 14 बच गया, ठीक है। 40 ऐसे हैं जो ए को खरीदते हैं, 40 ऐसे हैं जो ए को खरीदते हैं, इसमें से 7 तो आ ही चुका है, कितना बच गया आपका? 3 2 5 14 7 नहीं हो गया क्या? 33 बच गया। ये सारे परसेंटेज में, परसेंटेज लिख देना इसके साथ साथ, ठीक है। अच्छा, हमें वो परिवार देखने हैं या फिर उन परिवारों की संख्या ज्ञात करनी है जो केवल समाचार पत्र ए खरीदता है। अच्छा, ए समाचार पत्र खरीदने वाले कितने परिवार हैं? बताओ भाई, शाबाश। केवल ए, सिर्फ ए खरीदने वाले, सिर्फ ए वाले तो यही हो गए ना, सिर्फ ए वाले तो ये वाला पोर्शन होगा ना, सिर्फ ए तो सिर्फ ए वाले कितने हैं? 33% हैं। कितने भैया? 33%। लिख दो फिर, 33% है। 33% का मतलब क्या हो गया? 33/100 लिख दूं? 33/100 लिख देते हैं, ठीक है ना। 33% किसका? 10,000 का। 33% किसका? 10,000 का। काट दो, कितना हो गया? 3300। मतलब 3300 ऐसी फैमिलीज हैं जो केवल और केवल समाचार पत्र ए पढ़ते हैं। बस में आ गई। ये तो मैं कह रहा था कि इनके साथ परसेंटेज लगाओ सबके साथ, ठीक है। बी देखो, ए बी और सी में से कोई भी समाचार पत्र नहीं खरीदता है। ऐसे कितने कितने परिवार हैं जो इन तीनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं खरीदता है? कैसे पता करोगे? इनके बाद जोड़ लो, 33 और 3 कितना हो गया? 36, 36 और 2 38, 38 और 2 40, 40 एक 41, 41 और 14, 41 और 14, 41 और 4 हो गया अपना 45 या 10 55, 55 और 5 60, यानी 60% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खरीदते हैं, या तो ए या फिर बी या फिर सी या फिर तीनों या फिर दोनों, ऐसे का कुछ ना कुछ तो खरीदते हैं 60%। कितने परसेंट बच गए? 40%। 40% ऐसे हैं जो कुछ ना खरीदते हैं, 40% ऐसे हैं जो ना तो ए खरीदते, ना बी खरीदते, ना सी खरीदते, कुछ भी नहीं खरीदते इसमें, है ना। तो हमें इन्हीं परिवार की संख्या बतानी थी। तो 40% किसका? 10,000 का, है ना। 00 से 00 कट गया, कितना आ गया आपका? 4,000। यानी 4,000 ऐसी फैमिलीज हैं जो कोई भी अखबार नहीं खरीदती हैं। निकल गया बस, ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखो अब। अब ये क्वेश्चन देखने में तो पता नहीं कितना ऐसा लगता है कि भारी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से इतनी आसानी से, इतने प्यार तरीके से निकलता है ना, अलग ही लेवल का क्वेश्चन आ जाता है ये, बिल्कुल, ठीक है। देखो भाई, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या कह रखा है कि 50 विद्यार्थियों के एक समूह में फ्रांसीसी, अंग्रेजी और संस्कृत विषयों को अध्ययन करने वाले की संख्या निम्नलिखित है। फ्रांसीसी भाषा पढ़ते हैं 17, अंग्रेजी पढ़ते हैं 13, संस्कृत पढ़ते हैं 15। फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों मिलाकर के 9 पढ़ते हैं, अंग्रेजी और संस्कृत 4 पढ़ते हैं, फ्रांसीसी और संस्कृत 5 पढ़ते हैं, अंग्रेजी फ्रांसीसी और संस्कृत 3 पढ़ते हैं। तीनों विषयों को पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है।
तो वेन डायग्राम बना दे पहले, यहाँ पे बना देता हूँ। ये लो जी, ये हो गया अपना फ्रांसीसी, ये हो गया भैया अपना अंग्रेजी, ये हो गया जी अपना संस्कृत। ठीक है, लास्ट से लग जाओ। तीनों विषयों को पढ़ने वाले कितने हैं? 3। सबसे पहले तो यही पढ़ते हैं, भर दिया। फ्रांसीसी और संस्कृत को 5 पढ़ते हैं, फ्रांसीसी और संस्कृत को पढ़ते हैं 5, यानी इस पोर्शन में टोटल मिलाकर के 5 आएगा। 3 तो आ ही चुका है, कितना हो गया? 2। अब ऐसे ही फ्रांसीसी संस्कृत हो गया अपना खत्म। अंग्रेजी और संस्कृत को 4 पढ़ते हैं, अंग्रेजी और संस्कृत को 4 पढ़ते हैं, 3 आ ही चुका है, 1 बच गया। फ्रांसीसी और अंग्रेजी को 9 पढ़ते हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेजी को 9 पढ़ते हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेजी को 9 पढ़ते हैं, 3 आ ही चुका है, 6 बच गया। संस्कृत पढ़ते हैं 15, संस्कृत पढ़ते हैं भैया 15, यानी इस सर्कल के अंदर टोटल मिलाकर के 15 आएगा। कितने आएंगे? 15। और कितने आ चुके हैं? 6 आ चुके हैं, कितना बच गया फिर? 9 बच गया। अंग्रेजी पढ़ने वाले 13 हैं भैया, अंग्रेजी पढ़ने वाले 13 हैं, और कितने आ चुके हैं? ये 6 3 9 1 10, 10 आ चुके हैं, कितने बच गए? 3 बच गए। फ्रांसीसी पढ़ने वाले 17 हैं, फ्रांसीसी पढ़ने वाले भैया 17 हैं टोटल मिला करके, है ना। तो 6 3 9 10 11, कितना बच गया? 6 बच गए। ठीक है, अब अपना आंसर लिखना चालू करो। केवल फ्रांसीसी पढ़ते हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल फ्रांसीसी पढ़ते हैं? देखो फिर कितने हैं ऐसे विद्यार्थी जो केवल और केवल फ्रांसीसी पढ़ते हैं? 6 हैं भैया। ऐसे जो केवल और केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, देखो ऐसे कितने हैं जो केवल और केवल इंग्लिश पढ़ते हैं? इंग्लिश माने अंग्रेजी, है ना। तो ये कितने हैं? 3 हैं। ऐसे कितने हैं जो केवल और केवल संस्कृत पढ़ते हैं? केवल केवल संस्कृत, यानी ये वाला पोर्शन, कितने हैं? 9 हैं। अच्छा, ऐसे कितने हैं जो अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ते हैं लेकिन फ्रांसीसी नहीं पढ़ते हैं? मतलब केवल और केवल अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ने वाले, केवल और केवल अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ने वाले। देखो, अंग्रेजी और संस्कृत, केवल और केवल ना, अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ने वाले, ओनली एंड ओनली, ये एक हो गया ये ना, ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, ये पोर्शन में वही आएंगे ना जो केवल और केवल अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ते हैं। ठीक है, तो कितने हैं भैया? 1। 5वां देखो, फ्रांसीसी और संस्कृत पढ़ते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं पढ़ते भैया। फ्रांसीसी और संस्कृत, फ्रांसीसी और संस्कृत पढ़ते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं पढ़ते, यानी केवल और केवल फ्रांसीसी और संस्कृत पढ़ने वाले ना, केवल और केवल फ्रांसीसी और संस्कृत पढ़ने वाले कहाँ आएंगे? इस पोर्शन पे आएंगे। ठीक है, ये कितने थे? 2 थे शायद, तो कितना आ गया आपका? 2 आ गया। ठीक है, केवल और केवल फ्रांसीसी और अंग्रेजी पढ़ने वाले वो कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तीनों भाषाओं में से कम एक भाषा पढ़ते हैं, मतलब हो सकता है कोई तीनों भाषाओं में से कम एक भाषा, मतलब ऐसे व्यक्ति बताने हैं जो एक भाषा पढ़ते हैं या फिर 2 भाषा पढ़ते हैं या तीनों भाषा पढ़ते हैं। ठीक है ना, यानी सारे आ गए, इन सब का टोटल कर लो। ठीक है, इन सब का टोटल कितना हो जाएगा? 6 6 12 और 3 15, 15 3 16 17 18 19 20 21, 21 और 3 21 और 9 30 हो गया। 30 ऐसे स्टूडेंट हैं, एक मिनट जोड़ लूँ। हाँ ठीक है, 30 ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, अब बोला कि तीनों भाषाओं में से एक भी भाषा नहीं पढ़ते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन बताना है, ये वाला, इनको छोड़ करके जो बच गया। अब इसमें कितने विद्यार्थी आएंगे भैया? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? क्वेश्चन में लाइन लिखी है, बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं? पहली लाइन में लिखा हुआ है, देख लो भाई, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50 हैं। 50 में से इसमें कितने आ गए? 30 आ गए, कितने बच गए फिर? 20। 20 ऐसे हैं जो कुछ भी भाषा नहीं पढ़ते। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आसानी था, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो ऐसे करके हमने कर लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे, तो ट्राई किए होंगे। ठीक है, कल हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर परसों से रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा चैप्टर जो है अपना, उसको शुरू करेंगे। ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस खुद ब खुद ट्राई कर लीजिएगा और फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।